हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज्योग्राफी का चैप्टर। इसके जो मैप्स और लोकेशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी आप इन्हें थ्योरेटिकली याद करने मैं अपने मैप सीरीज में इनके मार्क किए हुए लोकेशंस लेकर आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये एक ओल्ड सेइंग है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जितने स्ट्रांग होते हैं किसी भी कंट्री के, उतना स्ट्रांग उस कंट्री का इकोनॉमी होता है और उतना ही वहां के लोगों का वेलफेयर होता है। ये एक बेहतर मेजर है उस कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने का। इसके बारे में आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया के जीडीपी में 17% है। ईस्ट एशिया में ये बढ़कर 25 से 35% हो जाता है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा इंडस्ट्री बेस्ड है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि कैसे हमारा देश अभी भी एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, जबकि दुनिया के बाकी देशों में क्या देखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बढ़ता गया और वहाँ के इकोनॉमी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन उन्हीं इंडस्ट्रीज या फिर सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम कहते हैं उससे आता है। सिंस 2003 हमारे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रेट 9 से 10% रही है। ये डेटा आज थोड़ा पुराना हो गया है, क्योंकि जो लॉकडाउन और कोरोना के कारण इसमें नेगेटिव ग्रोथ भी देखने को मिली थी। धीरे धीरे ये रिकवर होने की उम्मीद है, लेकिन ये जो डेटा दिया गया था वो अराउंड 2003 से 2011 जब हमारी इकोनॉमी बूम कर रही थी उस समय का डेटा है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी हमारे देश में इंडस्ट्रीज की जो स्थिति है, जो कंडीशन है उसे इंप्रूव करने के लिए और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है हमारी कंट्री की उसे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। लोकेशन इंडस्ट्रीज की जो होती है वो ऐसे होती है कि उन्हें लीस्ट कॉस्ट में वो काम कर सके। इसमें रॉ मटेरियल्स, लेबर, मार्केट, पावर और कैपिटल कंट्रीब्यूट करती हैं। इसी पर हम लोग आते हैं हमारे अगले टॉपिक एग्लोमरेशन इकोनॉमीज में। इसमें क्या होता है कि जब पहली बार किसी रीजन में कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि ऐसे इंडस्ट्रीज को रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई जैसी चीजें मुहैया कराई जा सके। एक बार जब ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती हैं उस रीजन में तो और भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगती हैं। इस तरह से क्लस्टर बन जाता है। आपने सुना होगा किसी भी शहर में या फिर मतलब खासकर बड़े शहरों के पास एक इंडस्ट्रियल जोन होता है। इंडस्ट्रियल जोन ए, बी करके ऐसे आपने सुना होगा। ये इंडस्ट्रियल जोन्स ऐसे ही इस्टेब्लिश होते हैं। पहले एक इंडस्ट्री आती है, 2 इंडस्ट्री आती है, फिर गवर्नमेंट उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। इसे देखकर बाकी इंडस्ट्रीज भी उन रीजन्स में स्टेब्लिश होने लगती हैं और धीरे धीरे ये रीजन्स ग्रो करने लगते हैं और ये एक इंडस्ट्रियल हब बनकर आता है सामने। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के बेसिस पर एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में किया जाता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसा हम लोग जानते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करके जो लिविंग थिंग्स को एक बेसिस रखकर इन इंडस्ट्रीज को चलाया जाता है। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज नॉन लिविंग थिंग्स जैसे रॉक्स, मेटल्स, इन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है। मेन रोल बेसिक इंडस्ट्रीज जिनमें आयरन और स्टील जैसे इंडस्ट्रीज आते हैं और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज इसमें शुगर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री डायरेक्टली कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए गुड्स प्रोड्यूस करती है, जबकि बेसिक इंडस्ट्रीज एक लार्जर पर्पस फुलफिल करती है। वो कई बार कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ प्रोडक्ट्स और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए अपने जो रॉ मटेरियल्स को यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। कैपिटल स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में एक लिमिट हमारे समय के बुक में दिया गया था 1 करोड़, लेकिन आप इसे एक बार चेक कर लें क्योंकि हो सकता है इसे बढ़ा भी दिया गया हो। इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में डिवाइड किया जाता है। इसके बारे में आपने न्यूज में देखा होगा कि कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहती है टाइम टू टाइम। ओनरशिप के बेसिस पर पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर्स। इसके बारे में हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्ड सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, जॉइंट सेक्टर पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन से मिलकर बनता है और कोऑपरेटिव सेक्टर एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर एस्टेब्लिश करते हैं। इसमें लिज्जत पापड़ जैसे एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे। बल्क ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज आती हैं। हैवी इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील जैसे जो भारी प्रोडक्ट्स बनाने वाले, मतलब इनका जो बल्क होता है गुड्स का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और लाइट इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जैसे गुड्स जो बनाए जाते हैं इन्हें लाइट इंडस्ट्रीज कहा जाता है।
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को हम लोग अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो सबसे पहले आता है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडिया का इकलौता सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है। इसकी जीडीपी, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट का डेटा अब इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे एक बार आप इसे अपनी बुक से देख लें कि हो सकता है अगर ये आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। टेक्सटाइल में सबसे पहले कॉटन के जो मिल्स हैं उनके नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां क्या है कि महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन्स में कॉटन के काफी सारे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। ऐसा क्यों है? तो इसका मेजर जो रीजंस है वो है रॉ कॉटन की अवेलेबिलिटी। तो ये जो रीजंस हैं वो ऐसे आपने पढ़ा है ज्योग्राफी के पिछले चैप्टर्स में कि कैसे ये ब्लैक सॉइल वाला रीजन है। इसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉटन उगाना आसान होता है और वर्ल्ड का जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स होते हैं उनमें ब्लैक सॉइल ही प्रेजेंट होती है और वो इन्हीं रीजन्स में आसपास, इन्हीं लैटिट्यूड के आसपास पाए जाते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र और गुजरात में एक एडवांटेजियस पोजीशन हो जाती है इंडस्ट्रीज के लिए क्योंकि ये काफी पास है इन कॉटन ग्रोइंग बेल्ट्स के। इसके बाद मार्केट, ट्रांसपोर्ट, लेबर और ह्यूमिड क्लाइमेट। जैसा मैंने आपको बताया ये क्लाइमेट ह्यूमिड है, यहाँ का सॉइल फेवरेबल है, इसीलिए यहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस करना आसान होता है। यहाँ लेबर और ट्रांसपोर्ट की भी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हमें पता है कि महाराष्ट्र और गुजरात इंडिया के काफ़ी डेवलप्ड स्टेट्स में आती हैं और यहाँ पर लेबर लॉज भी थोड़े ईज्ड अप हैं, इसीलिए लेबर मिलना भी आसान होता है। यहाँ से एक्सपोर्ट होती है यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे कंट्रीज में। और यार्न जो कि धागा होता है वो एक्सपोर्ट होता है जापान को। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स रखता है। 1980 से स्पिनिंग सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दिया गया है। कॉटन यार्न की ट्रेड का शेयर, ये डेटा ज़रूरी नहीं है। एक बार फिर ये जो चैलेंजेस हैं हर इंडस्ट्री की, आपको किस रीजन में इस्टेब्लिश्ड है और क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलती हैं, ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें हर इंडस्ट्री के लिए याद ज़रूर कर लें। कॉटन इंडस्ट्री के जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो हैं पावर सप्लाई की, ओल्ड मशीनरी की, लो लेबर आउटपुट की और कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। जैसा हम लोग जानते हैं नाइलॉन, रेयॉन जैसे कई सारे सिंथेटिक फाइबर्स आज बनकर आए हैं और इनके कारण जो कॉटन इंडस्ट्री है उसे चैलेंज फेस करना पड़ता है। इसके साथ ही लेबर आउटपुट जो है हमारे देश में वो कम होता है जनरली बाकी देशों के मुकाबले। इसके साथ ही मशीनरी पुरानी हो गई है जिसके कारण प्रोडक्शन कई बार रुक जाता है और पावर सप्लाई की प्रॉब्लम तो आपको पता ही है हमारे देश में काफ़ी एक्यूट देखी जाती है। जूट की भी मिल्स का नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। हुगली ऑफ वेस्ट बंगाल में पहली मिल 1855 में, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपको अगर याद है तो, इंडस्ट्री मेकिंग ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाला जो चैप्टर है उसमें यहाँ दिया गया था कि पहली जूट मिल 1855 में इस्टेब्लिश की गई थी रिश्रा के रीजन में। 1947 के बाद क्या हुआ कि जूट के जो मिल्स थे वो तो इंडिया में रह गए लेकिन जूट प्रोड्यूसिंग रीजन्स बांग्लादेश को चले गए। आपको पता है कि पार्टीशन जब हुआ था तो बंगाल के रीजन्स को डिवाइड कर दिया गया था और उसी में ये जूट प्रोड्यूसिंग रीजन्स जो थे मेजर उन्हें भी डिवाइड कर दिया गया था। हुगली रीजन में इतने ज़्यादा जूट प्रोडक्शन सेंटर्स के होने का रीज़न क्या है कि प्रॉक्सिमिटी टू प्रोड्यूसिंग एरियाज, ये हमने कॉटन के एग्जांपल में भी देखा था। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसा हम लोग जानते हैं वहाँ रिवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इसीलिए वहाँ पर वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसान हो जाता है। अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग, यहाँ जूट के प्रोडक्शन में आपने अगर साइंस में पढ़ा होगा तो जूट के प्रोडक्शन में एक ऐसा स्टेप भी आता है जहां पर जूट को पानी में रखकर छोड़ा जाता है ताकि उसको आपस में बाइंड करने वाले फाइबर्स थोड़े लूज हो जाएं और उसके बाद जूट को थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। चीप लेबर, जैसा हम लोग जानते हैं कि बंगाल, बिहार जैसे रीजन्स में पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण लेबर का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है और इसे यूटिलाइज करते हैं यहाँ की जूट इंडस्ट्रीज़। लार्ज अर्बन सेंटर, कोलकाता में जनरली जो अर्बन फैसिलिटीज़ हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग, लोन वगैरह वो सब आसानी से मिल जाता है, इसीलिए ये इस रीजन में फ्लरिश कर पाता है। इसके जो चैलेंजेस हैं वो क्या है? स्टिफ कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया इकलौता मेजर जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है दुनिया का। इसके साथ बांग्लादेश जैसे कंट्रीज भी एक मेजर पावर के रूप में उभर कर आए हैं इस फील्ड में और इसीलिए इंडियन इंडस्ट्रीज को मेजर कंपटीशन फेस करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में। इसके साथ ही सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता था जैसा हम लोगों ने पढ़ा है एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में। हुआ क्या कि जूट का जो प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर्स इक्वल अमाउंट ऑफ काम कर लेते हैं या फिर इक्वल स्ट्रेंथ दे पाते हैं अपने फाइबर्स को कम दामों में,
उनका चलन बढ़ गया है, जिसके कारण जूट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को मिला और इसकी इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में बनाई गई थी। ये जूट के प्रोडक्शन और एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन्स को भी बढ़ाने को ध्यान में रखकर इस पॉलिसी को बनाया गया था। अगला है शुगर। शुगर के मिल्स का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। इंडिया सेकंड है शुगर के प्रोडक्शन में और फर्स्ट है गुड़ और खंडसारी के प्रोडक्शन में। इसके साथ ही मोलासेस भी प्रोड्यूस करती है इंडिया। मोलासेस वो प्रोडक्ट है जिसको आगे चलकर अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। 60% मिल्स शुगर के यूपी और बिहार में है। सीजनल है ये इंडस्ट्री नेचर में, सूटेड होती है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, इसीलिए इसमें भी एक शिफ्ट देखने को मिला है। जैसा हम लोगों ने देखा कि 60% मिल्स यूपी और बिहार में इस्टेब्लिश किए गए हैं। ये मिल्स जनरली ब्रिटिश पीरियड में इस्टेब्लिश किए गए थे जब वो लोग इस ऐसे प्लांटेशन क्रॉप्स को और बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन अभी इंडिपेंडेंस के बाद से ही काफ़ी सालों से महाराष्ट्र के रीजन में ये मिल्स शिफ्ट करने लगी हैं। इसका मेजर रीजन क्या है? यहाँ के केन में सुक्रोज का कंटेंट ज़्यादा होता है। ये आप आगे चलकर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैसे शुगर केन में सुक्रोज पाया जाता है, जिसे आगे चलकर शुगर या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ का क्लाइमेट कूलर होता है नॉर्थ इंडियन प्लेन से। यहाँ पर लॉन्गर क्रशिंग सीजन देखने को मिलता है और कोऑपरेटिव्स ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। कोऑपरेटिव्स की स्टोरी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है कि कैसे कोऑपरेटिव्स खासकर ऐसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू यूपी और बिहार, और इसीलिए शुगर केन की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर शिफ्ट होने लगी हैं। यहाँ के चैलेंजेस जो हैं वो हैं कि इसका सीजनल नेचर, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट डिले, नीड टू मैक्सिमाइज बैगेज। ट्रांसपोर्ट डिले में क्या होता है कि शुगर का जो इसमें शुगर केन में जो सुक्रोज होता है वो कभी कभी उड़ जाता है, हम कहते हैं, जिसका रस जो होता है वो उतना रिच नहीं रहता है अगर डिले कर दिया जाए उसके रस को एक्सट्रैक्ट करने में। ये एक मेजर प्रॉब्लम देखी जाती है और इसीलिए ये एक चैलेंज है शुगर केन की इंडस्ट्री को। अगला है मिनरल बेस्ड। सबसे पहला आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। आपने अगर पढ़ा होगा तो चाइना में एक बार द ग्रेट लीप फॉरवर्ड किया गया था वहाँ के इनिशियल लीडर्स के द्वारा। इसमें क्या हुआ था कि वहाँ के लीडर्स ने वहाँ के फार्मर्स को कहा था कि आप एक एक स्टील प्लांट बनाइए अपने ही घरों में। इससे वो चाहते थे कि स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए और चाइना को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाया जाए। ये प्रोग्राम फेल हुआ था और लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि स्टील और आयरन का जो कंजम्पशन होता है या फिर प्रोडक्शन होता है किसी भी कंट्री में, वो एक इंडेक्स होता है उस कंट्री के डेवलपमेंट का। स्टील में चाहिए होता है आयरन, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन और मैंगनीज जैसे एलिमेंट्स। इसके बारे में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे चलकर कि कैसे स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है आयरन से। क्रूड स्टील प्रोडक्शन 95.6 मिलियन टन होता है। ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्पॉन्ज आयरन का प्रोड्यूसर है दुनिया में। पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन इंडिया में 63 केजीज है जबकि वर्ल्ड एवरेज 208 केजीज है। ये दिखाता है कि इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का और इसके जो रीजंस हैं वो हैं लो कॉस्ट ओर। यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू आपने ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे इस रीजन में भी एक मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया है और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी कम कॉस्ट में ओर मिल जाता है इंडस्ट्रीज़ को। इसके साथ ही हाई ग्रेड रॉ मटेरियल यहाँ अवेलेबल है। चीप लेबर, जैसा हमने जूट के एग्जांपल में देखा, बिहार और वेस्ट बंगाल से यहाँ लेबर्स माइग्रेट कर सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर लेबर का कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। इसके साथ ही पोटेंशियल होम मार्केट, अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो छोटा नागपुर रीजन में, जो कि झारखंड का रीजन है, यहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश किए गए थे स्टील के बाद। तो यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज रीजन, सेल, मेकॉन जैसे काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हैं और इसीलिए जो स्टील यहाँ की इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है उसे होम मार्केट में ही काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन देखने को मिलती है और इसके साथ ही फर्दर कंजम्पशन के भी ऑप्शंस खुल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है। यहाँ पर स्टील का भी प्रोडक्शन आपने देखा है कैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक मेजर सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स है हमारे देश का। अगला हम लोग बढ़ते हैं एल्यूमिनियम। उसके पहले हम लोग चैलेंजेस देख लेते हैं। यहाँ पर भी हाई कॉस्ट और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, जैसा हमने देखा था कि जो कोक बनाने में काम आता है कोल, वैसा हाई ग्रेड कोल यहाँ पर कम मिलता है हमारे कंट्री में और जो मिलता भी है उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। लो लेबर प्रोडक्टिविटी, जो कि कॉटन के साथ भी हमारे प्रॉब्लम था,
इरेगुलर एनर्जी सप्लाई और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। झारखंड का रीजन असल में काफ़ी ट्राइबल रीजन है और इसके साथ ही एक प्लेट्यू रीजन है, इसीलिए यहाँ पर रोड्स, रेलवेज के कंस्ट्रक्शन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ सालों पहले क्या देखा गया था कि यहाँ के जो कोल माइंस हैं वो भी कोलैप्स करने लग गए थे, जिसके कारण काफ़ी सारा रेल नेटवर्क यहाँ से हटाना पड़ गया था। ऐसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, इसी के कारण यहाँ की आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगला एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। इसके प्लांट्स ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। ये मैप पर का क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कहाँ पर एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। केमिकल इंडस्ट्रीज, जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन है आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इंडिया की पोजीशन 3rd है एशिया में और 12th है वर्ल्ड में। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर पोटाश, हमारे देश में आपने पढ़ा है कि पोटेशियम काफ़ी कम पाया जाता है इंडिया के सॉइल में, या फिर इंडिया के जो लैंड है उसमें पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए पोटाश पूरी तरह से इंपोर्ट किया जाता है हमारे देश में। उसके साथ ही नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने में इंडिया का पोजीशन 3rd है और इंडिया में 57 यूनिट्स हैं। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और इसके एक कोऑपरेटिव हाजीरा इन गुजरात और स्टेट्स लाइक गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और केरला में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट्स पाए जाते हैं हमारे देश के। एनपीके फर्टिलाइजर, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम पाए जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स हैं जनरली जो यूटिलाइज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में। इसके बारे में आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा है। अगला है सीमेंट। सीमेंट प्लांट्स गुजरात में है और ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस में है। क्यों? क्योंकि गुजरात में जो सीमेंट प्लांट्स हैं वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है सीमेंट गल्फ रीजन्स को। वहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी के थ्रू कनेक्शन काफ़ी अच्छा है और इसके साथ ही प्रॉक्सिमिटी है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है सीमेंट को एक्सपोर्ट करने में गुजरात से गल्फ रीजन्स की तरफ। सीमेंट का पहला प्लांट 1904 में चेन्नई में खोला गया था। डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1989 में लागू किया गया था सीमेंट के ऊपर से। ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग मेनली जो रीजन्स हैं वो दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे और चेन्नई। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है यहाँ की ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंडस्ट्री के कारण। आईटी इंडस्ट्री, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है वो बैंगलोर है। इसके साथ ही और रीजन्स भी उभर कर आए हैं जैसे नोएडा, हैदराबाद जैसे, जहाँ पर ऐसे आईटी इंडस्ट्रीज उभर कर आई हैं। अगला आता है जो पॉल्यूशन होते हैं इंडस्ट्रीज के कारण, वो आपको पता ही है, हमने साइंस में पढ़ा है कैसे एयर पॉल्यूशन जो कि केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज से, ब्रिक के किल्न से, रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से देखा जाता है। ब्रिक किल्न्स क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कभी आप आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी में जाते हैं तो काफ़ी ऊंचे टावर्स होते हैं, वो ब्रिक किल्न्स ही होते हैं जहाँ पर ब्रिक बनाए जाते हैं, ईंटें बनाई जाती हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है और ये एक मेजर प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। वाटर पॉल्यूशन, पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, डिटर्जेंट, लेड एंड मर्करी की ये लोग पॉल्यूशन कर देते हैं और इसके कारण काफ़ी सारी डिजीजेज हो सकती हैं उस रीजन में रहने वाले लोगों को। सॉलिड डिस्चार्ज, फ्लाई ऐश, आयरन एंड स्टील स्लैग्स और जिप्सम का होता है। इसके कारण भी कई सारी डिजीजेस देखने को मिलती हैं उन रीजन्स के आसपास। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। अगला हम लोग लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।